आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जो कि साम्य अवस्था या साम्य अवस्था, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में बात करूंगा। तो इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूं। इसका सेकंड पार्ट पाने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस पे। इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ये समझना होगा कि ये रासायनिक साम्यावस्था किस अपक्रिया पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो अपक्रियाओं की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार की अपक्रिया होती है। एक अपक्रिया होती है उत्कीर्णमणीय अभिक्रिया, ठीक है। एक होती है अनुत्कीर्णमणीय अपक्रिया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अपक्रिया, ठीक है। तो ये होती क्या है, इन पे बात करें। ये अनुत्कीर्णमणीय अपक्रिया है, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन है। क्या होती है डेफिनेशन? अगर किसी अपक्रिया में हम लोग अभिकारक से केवल उत्पाद प्राप्त कर सकें, ठीक है, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त ना किए जा सके, तो वो अनुत्कीर्णमणीय अपक्रिया होती हैं। या हम लोग ये कह सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्कीर्णमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसकी हमने डेफिनेशन ली है, एग्जाम्पल भी लिए, ठीक है। देखते हैं अनुत्कीर्णमणीय अपक्रिया, ठीक है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थों से उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक पदार्थ प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, अनुत्कीर्णमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। या इसे हम दूसरे प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, ये वापस नहीं आती, एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अनुत्कीर्णमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके चला है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, जब हम इसे गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। अगर ये पुनः इन दोनों को कंबाइन करें तो पुनः ये पोटेशियम क्लोराइड में परिवर्तित नहीं हो सकते, मतलब एक ही दिशा में ये क्रिया संपन्न होगी। और इन अपक्रियाओं में एक बात और कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम एक एरो का साइन लगाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं अनुत्कीर्णमणीय चिन्ह या साइन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की जब अपक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड से पुनः हम लोग बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये तो रहा अनुत्कीर्णमणीय अपक्रियाओं को। बात करेंगे उत्कीर्णमणीय अपक्रियाओं को, लेकिन इससे पहले आप अपनी कॉपी में राइट डाउन भी करते चलें, ठीक है। इसके लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तब बात करते हैं इस पे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं इसकी दूसरी। ये उत्कीर्णमणीय अपक्रिया की डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये अपक्रियाएं जो होती हैं वो दोनों दिशाओं में चलती हैं, अर्थात इसे अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात ये दोनों दिशाओं में अपक्रियाएं चलती हैं, ठीक है। और किसी भी दिशा में कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें और इनमें अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक चिन्ह लगाते हैं, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं उत्कीर्णमणीय चिन्ह, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थों से उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं और उत्पादों से पुनः अभिकारक पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है, उत्कीर्णमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये मैंने डेफिनेशन में आपको दिया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि कॉपी में राइट डाउन करना है, ठीक है। फिर इस पे बात करता हूँ। चलिए इसकी शॉट ले लिया होगा आपने। अगर मैं इसकी बात करूं आपने, तो मैं जो रासायनिक साम्यावस्था की बात कर रहा हूं वो अनुत्कीर्णमणीय अपक्रियाओं पर लागू नहीं होती है, वो केवल इन अपक्रियाओं पर लागू होती है। कौन सी? उत्कीर्णमणीय अपक्रियाओं पर, क्योंकि जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो, ठीक है। तो साम्यावस्था होती क्या है, ठीक है, इस पे बात करते हैं। अगर मैं एक उत्कीर्णमणीय अपक्रिया का एग्जाम्पल लेके बात करूं तो क्या होता है उत्कीर्णमणीय अपक्रिया में, सपोज A + B उत्कीर्णमणीय चिन्ह बन गया, सॉरी C + D। तो क्या किया, ये मैंने A + B ये अभिकारक लिए हैं, इधर C + D ये हमारे उत्पाद बन के आए हैं, ठीक है। अब अभिकारक और उत्पाद और बीच में इसका उत्कीर्णमणीय चिन्ह, मतलब ये उत्कीर्णमणीय अभिक्रिया है जो दोनों दिशा में संपन्न होगी। तो ये जब इस साइड जा रही होगी तो इसे हम लोग कहेंगे अग्र अभिक्रिया, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब जब ये इधर से इस साइड आ रही होगी तो इसे कहेंगे
पश्च अपक्रिया या बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इस अभिक्रिया का इस साइड में वेग कुछ और होगा। ठीक है, अर्थात अग्र अभिक्रिया का वेग, मतलब हो सकता है ये स्लो मोशन में हो रही हो या फास्ट मोशन में हो रही हो, तो ये जो वेग आएगा वो आएगा अग्र अभिक्रिया का वेग। अब जो इस साइड आएगी तो इस जिस गति से इधर होगी उसे कहेंगे पश्च अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अब वो इस अभिक्रिया में एक सिचुएशन ये भी आएगी कि इन दोनों अभिक्रियाओं का वेग, अग्र क्रिया और पश्च क्रिया, दोनों क्रियाओं का वेग समान होगा। ठीक है, और जिस अवस्था पर इन दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान हो वही अवस्था उस रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। तो कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप पे कि ये साम्यावस्था केवल उत्कीर्णीय अपक्रियाओं पर ही लागू हुआ करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सी उत्कीर्णीय रासायनिक अपक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र व पश्च दोनों रासायनिक अपक्रियाओं का वेग समान होता है, उस अभिक्रिया की रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। कंप्लीट है। तो ये तो हो गई इसकी रासायनिक साम्यावस्था की डेफिनेशन। अब इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, ये लक्षण पे भी बात करते हैं। ये साम्यावस्था के लक्षण है। ठीक है, ये क्या क्या लक्षण है देखते हैं। इसमें पहला लक्षण है साम्यावस्था के समय अग्र और पश्च दोनों क्रियाओं के वेग समान हो जाते हैं। ठीक है, ये इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दी है। जो सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो होता है ताप दाब व सांद्रण में परिवर्तन करने पर साम्यावस्था भी परिवर्तित हो जाती है। जो साम्यावस्था होगी उसकी वो परिवर्तित हो जाएगी क्या में परिवर्तन से, ताप दाब और सांद्रण। यही तीनों प्रभाव लासातेलिए नामक वैज्ञानिक, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उस पर बात करेंगे, उसमें समझाएंगे कि ताप या दाब या सांद्रण में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की साम्यावस्था किस ओर विस्थापित होती है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे आपको ये समझना है कि किसी उत्कीर्णीय अभिक्रिया में अगर ताप दाब और सांद्रण में परिवर्तन करे तो उसकी साम्यावस्था परिवर्तित हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ये पॉइंट क्या है कि जो उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, जो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक कहलाते हैं, लेकिन स्वयं रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। ये उत्प्रेरक की डेफिनेशन हुआ करती है। तो उत्प्रेरक साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं डालता। क्यों? क्योंकि किसी अपक्रिया में अगर हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो वो अग्र और पश्च दोनों अपक्रिया के वेग को समान रूप से परिवर्तित करता है, लेकिन इतना हो सकता है कि उत्प्रेरक की हेल्प से साम्यावस्था जल्दी स्थापित की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्कीर्णीय अभिक्रियाएं ही साम्यावस्था को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात ये जो एक साम्यावस्था का जो गुण है या विशेषता है वो केवल उत्कीर्णीय अपक्रिया ही प्रदर्शित करती हैं, या हम कह सकते हैं वही अपक्रिया केवल प्रदर्शित करेंगी जिनमें उत्कीर्णीय चिन्ह होगा, जिनके बीच अभिकारक और उत्पाद के बीच उत्कीर्णीय चिन्ह होगा। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, अब आगे इसके टॉपिक में आता है सक्रिय द्रव्यमान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रिय द्रव्यमान का जो अर्थ होता है वो किसी पदार्थ के मोलर सांद्रण से होता है। ठीक है, मोलर सांद्रण क्या होता है तो आप इससे पहली वाली मेरी वीडियो में पढ़ चुके होंगे मोलरता के बारे में। तो मोलरता क्या थी, उसकी जो हमने डेफिनेशन ली थी उसका एक फार्मूला था। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन हमने बनाई थी कि 1 लीटर विलेन में किसी विलेय पदार्थ के जितने मोल उपस्थित होते हैं उसे उस विलेन की मोलरता कहते हैं, और उसे एम से रिप्रेजेंट करते थे, और उसका जो यूनिट हुआ करता था वो मोल प्रति लीटर हुआ करता था। ये आप पहले की वीडियो में पढ़ चुके हो। अगर उसी को मैं इसके रूप में डिफाइन करूं सक्रिय द्रव्यमान की, तो सक्रिय द्रव्यमान और मोलरता दोनों के फार्मूला सेम होते हैं। ठीक है, चेंजेस क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे बात करते हैं। हमने क्या किया, अगर मैं सक्रिय द्रव्यमान की बात करूं तो सक्रिय द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे मोलरता को एम से रिप्रेजेंट करते थे, और सक्रिय द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमें लिखना है पदार्थ ए का सक्रिय द्रव्यमान, तो इतना नहीं लिखना है आपको कि पदार्थ ए का सक्रिय द्रव्यमान। उसे क्या करना है, अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ठीक है, तो ये और इधर उधर ब्रैकेट लगा दी कैपिटल ब्रैकेट, तो इसका मतलब हो गया कि ए का सक्रिय द्रव्यमान। अगर इसमें मैं बी लिख देता तो आ जाता बी का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, एक्टिव मास। सी होता तो सी का सक्रिय द्रव्यमान। सपोज अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं NH3 और कैपिटल ब्रैकेट, तो इसका मतलब हो गया अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है,
तो ये होता है सक्रिय द्रव्यमान, मतलब इसे कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला जो मोलरता का फार्मूला था, क्या था? विलेय पदार्थ, ठीक है, के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर। ये फार्मूला हुआ करता था हमारा मोलरता का, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो मैं इसे एक कहूंगा कि 1 लीटर बिलियन में, यहां से लेके हम लोग डेफिनेशन चलेंगे, 1 लीटर बिलियन में किसी विलेय पदार्थ के जितने मोल उपस्थित होते हैं उसे उस बिलियन का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। और इसे कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो इकाई होती है, ठीक है, ये मात्रक मोल प्रति लीटर हुआ करता है। अब ये तो रहा इसका एक फार्मूला, बट ये तो डेफिनेशन वाला फार्मूला हो गया। अगर इसके आंकिक प्रश्न हम लोग कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला और यूज किया करते हैं, वो फार्मूले की भी बात करता हूँ। वो बनता कैसे है फार्मूला, इस पे देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो ये मोल दे रखा है, ठीक है, मोल बराबर होता है मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार। ये होता है। अगर यहाँ पे पदार्थ ए की बात की गई है तो यहाँ पे विलेय पदार्थ कौन है? ए, ठीक है। तो ए के मोल है, इसका मतलब क्या हो गया? ए का भार बटे ए का अनुभार। तो यहां से एक फार्मूला क्रिएट हुआ, तो क्या होगा? यहां से अगर बात करें तो ए का भार क्या में रखना है? ग्राम में, बटे ए का अनुभार। ये केवल इतने की जगह आपने भार बटे अनुभार लिखा है, बट पूरे के बटे क्या है? बिलियन का आयतन लीटर में। तो भिन्न के नीचे भिन्न बन रही है ना, तो ये पलट जाएगी। क्या होता है? तो आ जाएगा 1 बटे बिलियन का आयतन लीटर, ठीक। ये एक फार्मूला हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर यहां पे होता पदार्थ बी, तो बी का भार बटे बी का अनुभार, इवन जो भी हमने घोला है उसका भार जितना घोला है और बटे उसी का अनुभार 1 बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये फार्मूला आ गया आपका आंकिक प्रश्न। अब बात करता हूं मैं सक्रिय द्रव्यमान की डेफिनेशन की। तो आप सक्रिय द्रव्यमान की डेफिनेशन दे सकते हैं, 1 लीटर बिलियन में किसी विलेय पदार्थ के जितने मोल उपस्थित होते हैं उसे उस बिलियन का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं और इसे कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ये इसके 2 फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। ये राइट डाउन करना है आपको कॉपी में और याद भी करना बहुत ही मोस्ट है, इसीलिए मैंने मोस्ट डाल रखा है। बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको आंकिक प्रश्न कराता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं। ये पहला प्रश्न है आपका सक्रिय द्रव्यमान से रिलेटेड। तो इस प्रश्न को देखते क्या कह रहा है ये प्रश्न। यदि 6 ग्राम हाइड्रोजन को 3 लीटर फ्लास्क में रखा गया है, मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन, अगर मैं एक पात्र बना, ठीक है, तो ये बिलियन है, ठीक है, जिसका आयतन दे रखा है आपको 3 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है इसका 3 लीटर। इसमें कितने को डिसॉल्व किया है? 6 ग्राम, ठीक है। इसे हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व की गई है। तो हाइड्रोजन कौन होती है? H2 डिसॉल्व किया गया है। तो इसका सक्रिय द्रव्यमान आपको कौन करना है? तो सक्रिय द्रव्यमान के सूत्र से देख लेते हैं, ठीक है। H2 का सक्रिय द्रव्यमान बराबर, ठीक है, H2 का भार, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H2, इसका मतलब क्या हो गया? H2 का भार, यहां लिख सकते हैं MH2, H2 का अणुभार गुणे 1 बटे V, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। यहाँ पे वैसे मुझे लिखना चाहिए था H2 यानी कि हाइड्रोजन का भार ग्राम में बटे हाइड्रोजन का अणुभार गुणे 1 बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये फार्मूला होना चाहिए था, ठीक है, बट मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखते हैं, ठीक, समझ में आना चाहिए बस। H2 का भार कितना है? 6 ग्राम, ठीक है। यहां से देख लीजिए, ऊपर बटे अणुभार की बात करूंगा तो H2
ठीक है, एक H का होता है 1, तो 2 का कितना होगा, 2 एकम 2, इसका अणुभार कितना आएगा 2, 1/V। आयतन लीटर में रखना है और लीटर में ही दे रखा है आपको, कितना है 3, ठीक है 3 दूनी 2 एकम 2, तो कितना आ गया 1। इसका आपको यूनिट भी लिखना है, क्या यूनिट आएगा, मोल प्रति लीटर। ये तो रहा इसका पहला प्रश्न। हमें क्या करना है, सबसे पहले भार बटे अणुभार गुणे 1/आयतन। आपने इस प्रकार के न्यूमेरिकल जो किए हैं वो आपने मोलरता वाले चैप्टर में किए होंगे, बिलियन वाले चैप्टर में किए होंगे, ठीक है, बिलियन चैप्टर में किए हैं, तो उसी से रिलेटेड, उसी के समान ये वाले प्रश्न है। इसका नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए, वो भी देखते हैं। किसी बिलियन के 500 ml में 15 ग्राम एसिटिक अम्ल, ठीक है, 15 ग्राम एसिटिक अम्ल और 8 ग्राम मेथेनॉल उपस्थित है, तो इनके सक्रिय द्रव्यमानों की गणना कीजिए। मतलब आपको मेथेनॉल का भी सक्रिय द्रव्यमान काउंट करना है और आपको एसिटिक अम्ल का भी सक्रिय द्रव्यमान काउंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक पात्र बनाते हैं, ठीक है, पात्र में ध्यान देना, इस पात्र में 2 चीजें भूली गई है, ठीक है, एक तो है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है सिरका बोलते हैं इसे हम सामान्य भाषा में, CH3COOH। कितने ग्राम है ये, 15 ग्राम, ठीक है 15 ग्राम। सेकेंड इसमें क्या डिसॉल्व किया गया है, मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल, इसका फॉर्मूला हुआ करता है CH3OH, ठीक है, मेथेनॉल CH3OH। ये मेथिल एल्कोहल भी बोलते हैं इसके लिए। ये कितने ग्राम है, 8 ग्राम। ये बिलियन है, उसका आयतन कितना है, 500 मिली, B बराबर 500 मिली, ठीक है। इन्हें 500 मिली में 15 ग्राम एसिटिक अम्ल और 8 ग्राम मेथेनॉल डिसॉल्व किया, मेथिल एल्कोहल। अब कह रहे हैं इनके सक्रिय द्रव्यमान काउंट कीजिए। तो सक्रिय द्रव्यमान में हमें इनके क्या ज्ञात करने पड़ेगी, सबसे पहले अणुभार। तो अणुभार की अगर मैं बात कर लूं तो इसका अणुभार अगर काउंट करें, तो इसमें कार्बन कितने, 2, ठीक है, तो 2 कार्बन का कितना लगेगा, एक का लगता है 12, 2 का लग गया 24, तो 24 प्लस ऑक्सीजन कितने, 2, एक ऑक्सीजन का 16, 2 के कितना आएगा, 16 दूनी 32 प्लस हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, 4 एकम 4, सबको काउंट कर लो तो कितना आएगा 60। इसका अणुभार कितना आ गया, 60 आ गया कंप्लीट। इसी प्रकार से हम लोग इसका भी अणुभार काउंट कर ले। इसमें कार्बन कितना है, एक का कितना लगेगा 12, ठीक है, ओ कितना है, एक का कितना लगेगा 16, तो 16 गया। और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 16 और 4 20, ठीक है, 20 और कार्बन का 12, 20 और 12 32। इसका कितना आ गया अणुभार, इसका आ गया 32। ये मैंने निकालना बताया है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एसिडिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान, CH3COOH, ठीक है, इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग, एसिटिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान। इसका मतलब ये हो गया। अब आता है एसिटिक अम्ल का भार, तो W/CH3COOH, सफिक्स में लिख लेते हैं इसे बटे, ठीक है, M और CH3COOH गुणे 1/V। ध्यान देना है यहाँ पे, आयतन का में रखना है आपको लीटर में, ठीक है। एसिटिक अम्ल, ठीक है, इसका वेट कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 ग्राम, ठीक है, तो मैंने 15 ग्राम लिख दिया वटे, ठीक है। यहाँ पे इसका अणुभार कितना आया था इसका 60 गुणे 1/V। आयतन कितना दे रखा है 500 ml, बट यहाँ पे ध्यान रखना हमें लीटर में लेना होता था, तो 500 का हमें दिया ml में। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप क्या करेंगे भाग, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब कटिंग कर लो, 500 दूनी 1000, ठीक है। अब 15 एकम 15, 15 तो 4 से तो आएगा 0.5 और इसका यूनिट क्या होता है मोल प्रति। एक इसका काउंट हो गया, इसका एसिटिक अम्ल का। अब बात आती है कि इसका काउंट करना है आपको मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस पार्ट में देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं कहूं CH3
CH3OH, इसका सक्रिय द्रव्यमान कौन करना है आपको, बराबर क्या आएगा CH3OH का भार बटे M, CH3OH 1/V। अगेन यहां पे भी आयतन क्या में लिया जाएगा, लीटर, बराबर भार कितना है इसका 8 बटे अणुभार कितना आया था 32 1/V कितना 500, अगेन 1000। ठीक है, अब इसे ब्रेक करते हैं, तो दूनी 1000 आधी का मान 832, 4 से अगेन इसे डिवाइड करोगे तो 0.5, ठीक है, और मोल प्रति लीटर, ये इसका आंसर आ गया। हमें क्या करना है, भार अणुभार गुणे 1/V आयतन लीटर में, अगर ml में दिया तो ऊपर 1000 कर लेना है, और इस प्रकार से हम लोग काउंट कर सकते हैं। इस तरह के आपकी बुक्स में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें आप अच्छे से कर लेंगे और इसके आंकिक प्रश्न बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। सक्रिय द्रव्यमान के आंकिक प्रश्न के बाद अब हम इसी टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जिसे हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं, लेने वाले हैं। ठीक है, ये जो लॉ था वो सन 1867 ईस्वी में गुल्डबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिकों ने रिप्रेजेंट किया था। ये नियम क्या कहता है, इसमें ये होता है कि अगर अभिकारक आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया का वेग किस बात पर निर्भर करता है कि अभिकारक का जो क्रिया करने की दर होगी वो क्या होगी, और पूरे अभिक्रिया की क्रिया करने की दर क्या होगी। ठीक है, बात करते हैं इसमें। पहले इस लॉ की डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसे गुल्डबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक ने सन 1867 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, स्थिर ताप पर, ताप कैसा हो, स्थिर, तो स्थिर ताप पर किसी अभिकारक पदार्थ के क्रिया करने की दर, ठीक है, उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया के क्रिया करने की दर उसमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, ये तो रही इसकी डेफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो कॉपी में राइट डाउन करना है आपको, इसके बाद में से एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसकी पूरी डेफिनेशन को कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने मान लिया कोई उत्क्रमणीय क्रिया निम्न प्रकार A प्लस B उत्क्रमणीय चिन्ह, और इधर आ गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद, प्रोडक्ट हमने क्या किया, कोई क्रिया मान ली A प्लस B उत्क्रमणीय चिन्ह, और इधर आ गया प्रोडक्ट जिसे हम उत्पाद भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस पे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अप्लाई करूं तो ये क्या कहता था, इसमें कितने पदार्थ भाग ले रहे हैं, 2 पदार्थ भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर A की बात करूं, A एक अभिकारक है, B दूसरा अभिकारक है, तो उस नियम के अकॉर्डिंग A के क्रिया करने की दर समानुपाती किसके होगी, A के सक्रिय द्रव्यमान की। अगर बात करूं, पदार्थ आ गया B अभिकारक के क्रिया करने की दर किसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगी, B के। ठीक है, बट पूरी अपक्रिया की क्रिया करने की दर जो होगी वो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगी। मतलब अभिक्रिया के क्रिया करने की दर समानुपाती, कितने अभिकारक इसमें भाग ले रहे हैं, 2, A और B, इनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। ये गुल्डबर्ग और बागे ने कहा क्या कि स्थिर ताप पर किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, जबकि अभिक्रिया के क्रिया करने की दर उसमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के
समानुपाती होती है। यही द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे आप अच्छे से याद कर लें, बोर्ड में आ ही जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, अब इससे आगे की बातें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते। इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है साम्य स्थिरांक। ठीक है, अब इस साम्य स्थिरांक को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लिया, समझ लीजिए a प्लस b उत्कीर्णीय चिन्ह c प्लस d। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये अग्रव क्रिया को रिप्रेजेंट करती है और ये पश्चात क्रिया को। तो इस अभिक्रिया का, ये इस अभिक्रिया को अगर मैं बोल रहा हूं अग्र, ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या बोल रहा हूं, पश्च। क्यों? क्योंकि ये अग्र क्रिया, ये वेग इधर को जाएगा अग्र, और ये पश्चिम दिशा में आएगा, तो ये पश्चिम क्रिया है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, ठीक है, तो क्या है, इस अभिक्रिया का, अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो इस अग्र अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं कि अग्र अभिक्रिया का वेग, ठीक है, समानुपाती, किसके समानुपाती होगा, उसमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो कौन कौन भाग ले रहा है, ए और अभिकारक बी, इन दोनों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। ठीक है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। हमने क्या लगा लिया यहाँ पे, सपोज K1, तो क्या आ जाएगा, ए और बी। ठीक है, ये किसके लिए आ गया, ये आ गया अग्रव क्रिया के लिए। अगर बात करूं मैं पश्च अभिक्रिया की, तो क्या होगा, पश्च अभिक्रिया का वेग। ठीक है, ये किसके समानुपाती होगा, ये पश्च अभिक्रिया को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितने उसमें अभिकारक हैं, 2, C और D। तो आएगा C का सक्रिय द्रव्यमान और D का सक्रिय द्रव्यमान। इससे अगर हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पे K1 लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे, K2। ठीक है, और क्या आ जाएगा, C और D। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए। अग्र क्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा, A और B के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। इसी प्रकार से पश्च अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा, C और D के सक्रिय द्रव्यमानों के द्रव्यमान। अब अगर मैं कहूं ये अभिक्रिया साम्यावस्था में है, ठीक है, तो साम्यावस्था क्या होती है कि अग्र क्रिया का वेग और पश्च क्रिया का वेग, दोनों क्रियाओं का वेग क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो अगर मैं कह दूं अभिक्रिया कैसी अवस्था में, साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था में तो क्या होगा, अग्र अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा, पश्च क्रिया की, पश्च अभिक्रिया का वेग, दोनों कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, तो अग्र क्रिया का वेग और पश्च क्रिया का वेग, ये अग्र क्रिया का वेग है, ठीक है, और ये किसका है, पश्च क्रिया का वेग है। ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर, क्योंकि अभिक्रिया हमारी कैसी है, साम्यावस्था में है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, K1 A और B बराबर K2 C और D। ठीक है, इस प्रकार से कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, K1 और K2 बराबर C और D बटे A का सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नियतांक को या स्थिरांक को एक नए स्थिरांक Kc से, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। इन दोनों के स्थान पर हम लोग क्या ले लेंगे, एक नया स्थिरांक ले लेंगे, जिससे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Kc से। ठीक है, जहां C का मतलब होता है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, Kc बराबर C का सक्रिय द्रव्यमान, D का सक्रिय द्रव्यमान और A का सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान। तो ये नया साम्य स्थिरांक आया Kc, ठीक है, जो एक नया स्थिरांक आया है Kc, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक।
तो हम लोग अगर इस साम्य स्थिरांक की डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, ये कौन था, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है, ये क्या था, पश्च क्रिया का वेग स्थिरांक। तो अग्र अभिक्रिया तथा पश्च क्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को, ठीक है, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केसी से, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आप लिख भी सकते हैं इस डेफिनेशन को कि अग्र अभिक्रिया तथा पश्च क्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। इसे हम लोग केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां सी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। अगर ये द्रव की बात होती हो तब इसे केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गैसों की बात हो रही हो तो इसे हम लोग के पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी फॉर प्रेशर, क्योंकि द्रवों की क्या होती है, सांद्रता, और गैसों की क्या होती है, गैसों में प्रेशर आता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, उसका प्रेशर काउंट करते हैं। तो जब गैसीय अवस्था में हो सब्सटेंस तो क्या मिलेंगे, केपी में, और लिक्विड में है तो क्या मिलेंगे, केसी में, सांद्रता और प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया साम्य स्थिरांक, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इस पे बात करते हैं आगे। जब साम्य स्थिरांक आपने समझ लिया तो इसके आगे की बात जो आती है वो साम्य स्थिरांक समीकरण लिखना। किस प्रकार से किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया को केसी के रूप में लिखा जाता है और उसी उत्क्रमणीय अपक्रिया को केपी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो वो लिखना सीखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज H2 प्लस I2 उत्क्रमणीय चिन्ह 2HI। हमारे पास ये रिएक्शन है। अगर हमें इसे केसी के रूप में लिखना है और केपी के रूप में लिखना है तो किस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। केसी के लिए क्या करते हैं, ठीक है, केसी बराबर क्या करेंगे हम लोग, उत्पाद को ऊपर लिखते हैं। इसके सक्रिय द्रव्यमान को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, HI, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, HI इसका सक्रिय द्रव्यमान, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब इसके आगे जो भी संख्या दी हो ये इसके मोल होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या करते हैं, इसकी पावर बना देते हैं। पावर कितने हैं, 2, तो इससे 2 कर लिया, इसकी पावर बना लिया। फिर जो अभिकारक आते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। कितने अभिकारक हैं, 2 हैं, 1 और 1 2, ठीक है। तो एक कौन आ गया, H2, नेक्स्ट क्या आ गया, I2, ये किसके रूप में लिख गया, केसी के रूप में लिख गया। अगर यही समीकरण हमारे लिए केपी के रूप में लिखना होता तो क्या करते हैं, इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे आप। अब बात आती है इससे अगर हम लोग केपी के रूप में लिखते तो कैसे लिखते हैं, इसे H2 प्लस I2 उत्क्रमणीय चिन्ह 2HI, केसी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता की बात होती है इसलिए सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, ब्रैकेट लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर केपी के रूप में लिखा जाएगा, केपी, ठीक है, तो प्रेशर की बात होगी। प्रेशर, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता, तो हमें प्रेशर के लिए पी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सांद्रता के लिए यहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, कैपिटल ब्रैकेट को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, एक बड़ा सा पी लेके उसके सफिक्स में हम लोग किसे लिखते हैं, HI, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हो। अब ब्रैकेट यहाँ आवश्यक नहीं है, कैपिटल ब्रैकेट, सांद्रता वाली ब्रैकेट नहीं लगनी है, यहाँ पे ब्रैकेट लगनी है केवल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितना है, 2 मोल है इसके, ठीक है। अगेन पी क्या है, H2, एक ब्रैकेट, नेक्स्ट P क्या है, I2, ये किसके रूप में लिख गया हमारा, KP। अगेन ध्यान दें, KC बराबर किस प्रकार से लिख रहे थे, और KP बराबर, KC सांद्रता की बात हो रही है, सक्रिय द्रव्यमान की बात हो रही है, तो हम लोगों को कैपिटल ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ प्रेशर की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने P ले लिया, उसके सफिक्स में उत्पाद ले लिया, बटे में क्या ले लिया हमने, उसके अभिकारक ले लिए, ठीक है। जो उनके मोल हो, जो उनके आगे संख्या दी हो, उसे क्या बना लेते हैं, पावर। अगर इसकी जगह मैं एक एग्जांपल और ले लूं तो उसके भी लिखने की बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, इसका हमने नेक्स्ट अभिक्रिया ले ली, उसको एग्जांपल के रूप में हम आपको समझाते हैं, ठीक है। मैंने एक समीकरण ले ली,
ये हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करने की समीकरण है। इसके लिए अगर केसी के लिए लिखा जाएगा तो केसी बराबर उत्पाद को कहाँ रखेंगे, ऊपर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वाली ब्रैकेट में, NH3 पावर कितना आएगा 2, ठीक है, बटे ये कितने हैं 2 है, ठीक है, 1 and 2। क्या इसका कोई मोल है, नहीं है, तो कोई पावर नहीं। H2 मोल है, यस, पावर लेके चलेंगे 3। इसके लिए लिख गया ये, लिख गया केसी के लिए, ठीक है। बात करते हैं केपी के लिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। केपी के लिए लिखते समय केपी, ठीक है, उत्पाद को ऊपर रखना है, बट कैपिटल पी NH3 जो उत्पाद होगा या अभिकारक होगा वो सब सफिक्स में लिए जाएंगे इसके, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लेके चलेंगे। कितना है 2। यहां कॉन्सेंट्रेशन वाली ब्रैकेट नहीं लेनी है, ध्यान रखेंगे। P क्या आएगा N2, P क्या आएगा H2। पावर आनी चाहिए कितनी 3। ये किसके लिए लिखा गया, केसी के लिए। ये किसके लिए लिखा गया, केपी के लिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। बात इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। बात करते हैं इसके लिए, अगर के सी इज इक्वल, जो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसे कहां लिखना है, ऊपर। क्या है सी, ये वाला सी, ठीक है। इसके प्रीफिक्स में क्या है, ये मोल होगा, सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, डी। इसके प्रीफिक्स में कौन है, स्मॉल डी। जो मोल हो उसे क्या बना लेना, पावर, ठीक है। यहां पे बात करता हूं, यहां पे कौन आएगा, ए, ठीक है। इसका मोल कितना है, स्मॉल ए, ठीक है। बी मोल कितना है इसका, स्मॉल बी। किसके लिए लिख गया ये, केसी। ध्यान दें, उत्पाद मोल को पावर बना लिया, ठीक है, उत्पाद मोल को पावर बना लिया। यहां पे अभिकारक मोल को पावर बना लिया, अभिकारक मोल को पावर बना लिया। बस क्या चेंज करना है उधर, इस ब्रैकेट को हटाना है और इन्हें सफिक्स में लेना है, पी को बड़ा करना है, और कोई चेंज नहीं करना। के पी बराबर, अगर इसके लिए लिखना है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, पी सी, कैपिटल सी, वो बराबर पावर में क्या आएगा, स्मॉल सी, ठीक है। पी कैपिटल डी, पावर में क्या आएगा, स्मॉल डी। यहां से क्या लिया जाएगा, पी कैपिटल ए, पावर क्या आएगी, स्मॉल ए, फिर बी, पावर क्या आएगी, स्मॉल बी। किसके लिए लिख गया, केपी के लिए। तो आई थिंक अब आप लोग ये केसी और केपी किसी भी उत्क्रमणीय अपक्रिया के लिए आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब इस पे आगे बात करते हैं, केसी और केपी में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। बात